नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 पे। आज हमारे साथ खास परिचर्चा के लिए हमारे साथ है सुधांशु सर, जो यूपीएससी के जाने माने फैकल्टी हैं मुखर्जी नगर के, और हमारे इनके साथ हमारे और साथी हैं हमारे राघव अली जी, जो सेज फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। और सेज फाउंडेशन साथ साथ इनका जो है लाइब्रेरी कल्चर स्टार्ट करने में नेहरू बिहार में सबसे अग्रणी भूमिका रही। आज हम जानेंगे जो है अभी हाल ही में जो घटना घटी ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ पे 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हुई। उसके बाद लगातार देखा जाए तो छात्रों का भारी आक्रोश देखने को मिला, कई दिन तक यह प्रकरण चलता रहा। उसके बाद अभी हाल में देखा जाए तो सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा इसे मुआवजा देने की बात की जा रही, मुआवजा भी दिया जा रहा है। 10-10 लाख, 10 से 50 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जा रहा है। और छात्रों के लिए तरह तरह के जो है आकर्षण जो है उनको आकर्षित करने के लिए तरह तरह के जो उनको लुभावने जो है सपने दिखाए जा रहे हैं। अगर इसी विषय बात करें तो समस्या जस की तस बनी हुई है। अगर देखा जाए तो समस्या जो थी, मूल समस्या थी, अभी उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज इसी विषय पर लेकर हम परिचर्चा में शामिल हुए। हमारे साथ हमारे मेहमान, इनका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आप पहले क्वेश्चन में आते हैं सुधांशु सर। सुधांशु सर, देखा जाए तो क्या 10 से 50 लाख मुआवजा ही इस आंदोलन का जो है, इस आक्रोश का उद्देश्य था? इस पर क्या सोचना है आपका? पहले तो जो छात्र इस दुनिया में नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि। ये कभी भी न दोहराया जाए, इसकी हम लोगों को एक तरह से प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस तरह की दुखद घटनाएं फिर से ना हो। जी सर, जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आंदोलन इसके लिए था, या सफल है कि असफल है। मैं नहीं समझता कि मुआवजा देने से वो लोग फिर से वापस आएंगे, कुछ सहायता होगी। ऐसी घटनाएं क्यों हों, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनाई जाएं कि ऐसी दुखद घटनाएं सामने हो, और भविष्य के सपने लेके जो लोग आते हैं अपने घरों को छोड़ के, और वो शव बनकर घर पे पहुंचे। कितना दुखद है ये सब। लेकिन इस पे जो राजनीति हो रही है, एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि फलाने वहाँ क्यों नहीं आया, धमाके ने क्यों नहीं बोला, ये और भी ज़्यादा दुखद है। और जिस तरह से कोचिंग इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जैसे कि कोचिंग इंडस्ट्री ने बेसमेंट में जगह लेकर कोई बड़ा घनघोर अपराध कर दिया हो। बेसमेंट में हज़ारों चीज़ें चल रही हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, मॉल चल रहे हैं, तो इसे आपको रेगुलेट करना चाहिए था। जब घटना घट गई है तो केवल कोचिंग को टारगेट करके, लाइब्रेरी को टारगेट करके जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वो भी उतना ही दुखद है जितना दुखद इन बच्चों की मौत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई रेगुलेशन हो तो सबके लिए हो, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो मॉल इंडस्ट्री हो, चाहे वो वकीलों के चैम्बर हो, चाहे जो हो, वो सबके लिए सर समान नियम अभी होने इस क्वेश्चन में आपसे आऊँगा। अभी मेरा क्वेश्चन था, क्या 10 से 50 लाख रुपए जो मुआवजा दिया जा रहा है, क्या ये जो समस्या का समाधान था कि नहीं था? मेरा क्वेश्चन नहीं, सर ये। समस्या का ये कोई समाधान नहीं। समस्या का मुख्य समस्या है छात्रों की सुरक्षा और उनको सही एनवायरनमेंट देना। जी। तो इससे सुरक्षा थोड़े हो जाएगी, कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा उस परिवार को हो जाएगी, लेकिन उनके खालीपन को थोड़े भरा जा सकेगा 10-12 लाख, 25 लाख, 50 लाख में। उनको वापस थोड़े लाया जा सकेगा, या ऐसे ये भी एश्योर नहीं हो पाएगा कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। जी। ये समाधान तो नहीं, बिल्कुल भी। जी सर, यही मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आपसे है मेरा सर, कि क्या ये आंदोलन स्वतः स्फूर्ति था या कोई इसमें राजनीति थी? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं वहाँ पे 3 दिन गया। जी। और जिस तरह की नारेबाजी और जिस तरह के हुल्लड़ वहाँ पे दिखी, तो वहाँ ये तो नहीं लगता है कि केवल स्टूडेंट ही हैं। वहाँ किसी न किसी तरह की प्रायोजित राजनीति अवश्य है। जी, तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं राघव अली सर से। राघव अली, क्या लगता है आपको, स्थान बदलने से कोचिंग व्यवस्था में सुधार आएगा? इस पर क्या कहते हैं आप? कई बार मुद्दे उठ रहे हैं कि स्थान बदल दिया जाए, यहाँ से कोचिंग शिफ्ट किया जाए, इस पर क्या कहना है आपका? क्या स्थान बदलने से सब मुद्दे सॉल्व होंगे? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए ब्रजेश जी, स्थान बदलने की जहाँ तक बात है तो स्थान बदलने की कोशिश कोचिंग संस्थानों ने की है, लेकिन सामूहिक कोशिश नहीं की है। और सामूहिक कोशिश में भी इनको ये देखना पड़ेगा,
ये सोचते क्या है कि एक इंडस्ट्री की तरह हम जहाँ जाएंगे कुछ स्टूडेंट वहाँ चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने नोएडा में कोचिंग पहुँचाई, वहाँ ऑफिस भी गए, कई सारी कोचिंगों के ऑफिस वहाँ बन चुके हैं, उन्होंने वहाँ पे क्लास भी चलाने की शुरुआत की। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना स्टूडेंट के ले जाए वहाँ कोचिंग नहीं चल सकती। तो सबसे पहले जो इन्हें स्थान का चुनाव करना होगा, तो स्थान का चुनाव इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ स्टूडेंट की पेइंग कैपेसिटी भी इस तरह की हो, उनके बजट में वो जगह हो, आसपास का माहौल ऐसा हो, सस्ता हो, जो बच्चे वहाँ पर आसानी से रह सकें। क्योंकि बच्चा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ये सोचते हैं कि हम इंडस्ट्री हैं, हमने प्रोडक्ट बनाया और वो मार्केट में बिकना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि आप एक कोचिंग संस्थान चला रहे हैं और उन बच्चों के लिए चला रहे हैं जो बेरोज़गार हैं। तो जो बेरोज़गार बच्चा उस तरह से पैसा खर्च नहीं कर सकता, वो जैसे तैसे तो फ़ीस इकट्ठा करके यहाँ पे आपके बीच आता है, तो और उसके बाद वो फिर फ़ीस जमा करने के बाद बाहर शोषण का शिकार होता है। हैवी उनको जो बहुत ही भारी भरकम रेंट देना पड़ता है, 10-10, 12-12 हज़ार, 20-20 हज़ार तक जो है रेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोचिंग संस्थानों को एकजुट होकर अपने एसोसिएशन के माध्यम से बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए जगह का ऐसा चुनाव करना चाहिए जो बच्चा भी उस बजट को अफोर्ड कर सके और कोचिंग संस्थान आसानी से वहाँ पर रन कर सके। तो ये हो सकता है कि अगर ये जगह यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट की जाए जहाँ थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो और सरकार उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो, फैसिलिटी सुविधाएं उस तरह की दे, बिजली पानी की समस्याएं हों, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत ये आती है अगर दिल्ली एनसीआर में कोचिंग संस्थान जाते हैं तो वहाँ पर बिजली की समस्या रहेगी, पानी की समस्या रहेगी, तो वो भी सरकारों को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अच्छा रागी सर, जैसे बात किया सर ने बेसमेंट की बात किया, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आज मैनेजमेंट का आप सर अच्छा आपको नॉलेज है, इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि सर क्या बेसमेंट जो व्यवसाय है, अन्य व्यवसाय से इसको जोड़ा जा सकता है, सिर्फ कोचिंग इसमें दोषी है? जैसे कि देखा जाए तो कई मॉल बेसमेंट चल रहे हैं, कई रेस्टोरेंट जो है बेसमेंट चल रहे हैं, इस पर क्या सिर्फ कोचिंग संस्थान दोषी हैं? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इस नज़रिए आप इस मुद्दे को किस प्रकार से देखते हैं? ब्रजेश जी, भारत का जो सिस्टम है इस टाइम मैं देखता हूँ कि राम भरोसे चल रहा है। हाल फिलहाल में किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट वगैरह ये सब हों, और ऑफिसेज हों, और बहुत सारे काम जो है बेसमेंट में भी चल रहे हैं। लेकिन कोचिंग संस्थान का थोड़ा गैदरिंग का मामला होता है, तो देश के जितने भी बड़े शहर हैं, हम दिल्ली की चर्चा करते हैं तो दिल्ली जो है बहुत कंजेस्टेड है जी। और यहाँ पर कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग उस तरह की नहीं है। जहाँ पर ये संस्थान कोचिंग संस्थान है, चाहे मुखर्जी नगर की बात कीजिए या ओल्ड राजेंद्र नगर की बात कीजिए, तो वहाँ पुरानी जगह है और जी। जो बेसमेंट हैं तो पुराने कल्चर के बने हुए हैं, कॉमर्शियल इस तरह के बने हुए नहीं हैं। जैसे हम बात करें वो वर्तमान में मॉल वगैरह की, हालांकि आप कहेंगे कि वर्धमान मॉल है, लेकिन वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोचिंग संस्थान वहाँ रन कर रहे हैं वो बेसिकली पार्किंग है, कार पार्किंग है, वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, वो कार पार्किंग का स्पेस है। तो वो उस तरह के मानक उसमें नहीं है। तो फिलहाल जो मैं कहूँगा कि उसमें बेसमेंट की जो ये कल्चर है जो चल रहे हैं, चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता, लेकिन बशर्ते उस तरह से बनाया जाए। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं वो मानक पे नहीं है, तभी विकास सर का एनआई वीडियो आया, उन्होंने कहा कि हमारे जो बेसमेंट है सबसे सेफेस्ट बेसमेंट है, उसमें जैसे अगर नेहरू विहार की बात करें, नेहरू विहार उनका 7 एग्जिट गेट हमारे यहाँ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, 7 एग्जिट गेट की उन्होंने जो बात की है, शायद 7 एग्जिट गेट वो अलग अलग उनके जो सीढ़ी वगैरह जीने जो हैं उनको इंक्लूड करके उनकी बात कर रहे हैं वो, तो वो अलग अलग है और वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, वो बेसिकली कार पार्किंग के ही एंट्री एग्जिट गेट हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन सुधांशु सर पे आएंगे। अच्छा सुधांशु सर, क्या लगता है जी ये जो घटना घटी, इससे कोचिंग संस्थानों को, कोचिंग व्यवसाय को नुकसान हुआ या फायदा हुआ है? इस पर क्या कहना चाहते हैं? व्यवसाय पे नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ, ये तो मूल प्रश्न है ही नहीं। जो व्यवसाय का एथिक्स है वो ज़रूर डगमगाया है। जी। नुकसान तो ये हुआ ही कि एक गार्जियन का जो विश्वास था कोचिंग संस्थानों पर वो डगमगाया है। जी। कोई भी गार्जियन अपने जिगर के टुकड़े को भेजते समय एक बार सोचेगा कि कैसी व्यवस्थाएं हैं दिल्ली में, इलाहाबाद में, वहाँ भेजा जाए कि ना भेजा जाए। तो ये समस्या तो आई है, एक विश्वसनीयता की समस्या आई है कोचिंग संस्थानों पर। बाकी
व्यवसाय के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे क्या लगता है आपको, क्या घाटे में गया कोचिंग संस्थान या बिल्कुल फायदे भाई, में गया? अगर कोई इस पर क्या 15 थोड़ा सा दिन प्रकाश 10 दिन डालिए। अगर कोई कोचिंग बंद है जी और इतनी बड़ी घटना हो गई है तो जाहिर है कि लोगों में डर फैलेगा और लोग इतनी बड़ी संख्या में नहीं आएंगे जितनी बड़ी संख्या में आते थे। 10 दिन का तो व्यवसाय नुकसान हुआ ही, जो जी। हुआ ही है, और यही एक प्रॉपर सीजन था। तो अच्छा सर, हम वहाँ पे जब गए, वहाँ पे एक छात्रों में जब आक्रोश था, मैं वहाँ पे गया था, पब्लिक बाइट ले रहा था, छात्रों से बात कर रहा था, तो वहाँ सर एक चीज़ बहुत कॉमन निकल कर रही थी, लगातार जो है अंधाधुंध फीस की बढ़ोतरी हो रही है और परिणाम उसके साथ सर अनुरूप नहीं है, प्रतिक्रिया उसके अनुरूप नहीं है। सर देखा जाए परिणाम लगातार घट रहे हैं और सर अंधाधुंध फीस बढ़ोतरी हो रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए, फीस की जो बढ़ोतरी है वो सुविधाओं और खर्च के समानुपाती होती है। जिन आप कोचिंग संस्थानों की बात कर रहे हैं वो कई करोड़ रुपए किराए के लिए देते हैं, ऐसे टीचर्स लाते हैं जो करोड़ों के पैकेज लेते हैं, तो उसके अनुरूप ही फीस भी रखेंगे। तो सर परिणाम भी तो आने चाहिए, परिणाम क्यों लगातार गिर रहे हैं? परिणाम तो इसलिए है कि भाई 500,000 ही सीटें हैं, 5 लाख लोग देने वाले हैं, और मैं कह सकता हूँ दाऊद साहब कि कोचिंग में पढ़ने की वजह से कोई नहीं होता है। वो ये कहने की बात है कि कोचिंग पढ़ लीजिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता है भाई। अगर मान लीजिए किसी की कोचिंग में 10,000 लोग पढ़ रहे हैं, 50 लोग हो गए, तो वो अपने स्तर पे हुए हैं, उनकी अपनी प्रतिभा थी, उनकी अपनी भाषा थी, उनकी अपनी मेहनत थी, कोचिंग ने सिर्फ उनको बूस्ट किया। तो परिणामों को तो उससे जोड़े ही नहीं, क्योंकि अगर कोई कोचिंग ये दावा करती है 10,000 लोगों को पढ़ा के 50 लोगों का परिणाम मेरे वजह से आए हैं, तो ये बेवकूफ़ी है, तो अब उससे जोड़े ही नहीं। लेकिन जो फ़ीस की बात है, फ़ीस वहीं ज़्यादा है जहाँ पे ज़्यादा किराया है, ज़्यादा बड़े पैकेज वाले शिक्षक हैं, कंटेंट है, मटेरियल है, बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। तो जब सुविधाएं मिल रही हैं तो फ़ीस ज़्यादा होगी। आपके पास चॉइस भी है कि आप कम फीस वाले उस पर जाएं, तो या कोई ऐसी रेगुलेटर बॉडी हो जो फीस को कंट्रोल करे, दोनों चीज़ें नहीं हैं। जी, तो चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। जैसे कि आप देख रहे हैं सर, फीस की बात हो गई, हमने छात्रों मुद्दों सर, ये रील वाले देखा जाए ये मुझे घटना राव चाहिए सब घटी है, लेकिन जो है धरे गए हैं सर, पकड़े गए हैं रील वाले टीचर, इस पर क्या कहते हैं सर? ये तो टारगेट कुंठा में है, क्यों है? कुंठा है, किस टाइप कुंठा सर? सिर्फ कुंठा है कि आप भी रील बनाइए, आप भी सफल हो जाइए, आप करोड़ों के सब्सक्राइबर बनाइए, आप भी, आप में अगर इतना आशा मेटल करता हूँ है, जल्दी हो सर। मेटल है, तो आप भी रील बना के सफल हो जाइए। अगर कोई बना के रील सफल हो रहा है तो उसमें कुंठा वाली कौन सी टारगेट बात सर है? क्यों टारगेट पे? हाँ, उनको टारगेट जानबूझ के किया जा रहा है उनके विरोधियों द्वारा, जो रील बना के और असफल हो गए। सीधी सी बात है, उसमें और कोई बात ही नहीं है। अगर रील बना के वो सफल हो गए हैं तो उनकी अधिक जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि इसी घटना के प्रति, कि वो आएंगे तभी प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे तभी मणिपुर शांत होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। जी जी। तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं है, ना कोई कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है जिनको बुलाया जा रहा है कि आइए और गाली खाइए, जी, क्योंकि जो लोग गए टीचर, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ वहाँ पे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत बुरी तरह से वो अनुभव लेके लौटे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कुंठा है बस, और मैं कुछ ना नहीं कहूँगा। जी। अच्छा, राकेश सर पे आते हैं। राकेश सर, जिस प्रकार देखा जाए छात्रों को सर, ये ब्रोकर और यहाँ मकान मालिक धन मशीन समझते हैं, धन कि इनसे जब आते हैं धन मशीन है, इनको चलाते रहो और इनसे धन निकलता रहेगा। इस पर क्या कहते हैं, दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बैठा जाए, इस पर आप बताइए। देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है कि इनको धन मशीन समझा जाता है, इनसे भारी रेंट वसूला जाता है, तो ये हर कोई कोचिंग वाला जानता है। कोचिंग वालों की भी एक बाध्यता है कि वो कहाँ जाए। एक कोई ऐसी एकीकृत इंडस्ट्री तो ये है नहीं कि एक साथ यूनिटी है इनके अंदर और सब जाए और वहाँ शिफ्ट हो जाए, तो इनके साथ साथ बच्चों को भी जाना होगा। तो ये एरिया सब पुराने एरिया है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, और इन एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्पेस की कमी है। और जब गैदरिंग आती है भारत में, बेरोज़गारी इस तरह की है कि बेहिसाब बच्चा है, कई लाख बच्चा दिल्ली के अंदर जो तैयारी करता है, इतने आवास हैं नहीं, तो वो थोड़े आवास हैं
अब वही मांग और पूर्ति वाला सिस्टम है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वो भी अपने रेंट बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि उनकी हैवी पैकेज है, तो हैवी पैकेज के साथ साथ हैवी बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम उनको रेंट भी पे करना पड़ता है, बिल्डिंग का भी रेंट पे करना पड़ता है। तो इसी तरह से वहाँ उस एरिया में कॉस्टली हो जाता है। और ये ब्रोकर वाला सिस्टम तो अगर ये पुरानी जगह रहेंगे तो ये रहेगा, इसको ऐसा आसानी से हल नहीं अच्छा राकीब जी, अगर आपसे राकीब सर आपसे अगर जानना चाहूँ कहाँ पे, अगर 4 जगह आपसे बोलूँ तो कहाँ सुझाएंगे आप दिल्ली के आसपास जहाँ ये कोचिंग पूरा डेवलप किया जा सकता है, पूरी कोचिंग व्यवसाय डेवलप करने के लिए सबसे 4 जगह आप सुझाइए क्या? जो मैंने इसमें देखा है अब तक, अगर आप नोएडा ले जाएं, फरीदाबाद ले जाएं या गुरुग्राम में ले जाएं, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली एरिया है और वहाँ बच्चा नहीं जा सकता। जी। मुखर्जी नगर के नज़दीक अगर मैं कहूँ करोल बाग ज़रूर जा सकते हैं उधर वाले, उनके थोड़ा सा पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है उन बच्चों के इंग्लिश मीडियम के। लेकिन अगर मुखर्जी नगर वाले बच्चों के लिए मैं कहूँ तो मेरा सबसे बेहतरीन सुझाव रहेगा कि ट्रोनिका सिटी बहुत बड़ा एरिया है यहाँ और मुखर्जी नगर से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो कोचिंग संस्थान और बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त जगह है वर्तमान में। मुझे लगता है कि अगर ये लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए तो कोई भी भविष्य में इस तरह की घटना शायद हमें देखने के लिए ना मिले। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर अगर देखा जाए सर इस पूरे प्रकरण का, इस पूरे प्रकरण में एमसीडी क्या भूमिका रही, इस पर कुछ बताइए हमको। देखिए, हमारे पूरे देश का ही सिस्टम इस तरह का बिगड़ा हुआ है कि जो सरकार पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। भारत का कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं बना हुआ है कि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने जो मजबूत कर दिया है। अगर आप थोड़ी सी बरसात हो जाए तो बाहर दिल्ली के किसी भी रोड पर आप निकल नहीं सकते, ये 2-2, 4-4, 5-5 घंटे जाम में फंस जाते हैं। कोई भी बिल्डिंग के मानक इस तरह के बने हुए नहीं हैं। तो ये पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक उस तरह का है कि वहाँ पर अधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं जी। और वहाँ पर जो है जो यहाँ के निवासी हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं। कोई भी सिस्टम प्रॉपर वे में चल ही नहीं रहा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर सुधांशु सर आपसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर अगर देखा जाए तो ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, सर जिस प्रकार देखा जाए गार्जियन में एक डर की भावना समा गई है। अब गार्जियन जो है क्या डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऑनलाइन पढ़ाए बच्चों को या ऑफलाइन पढ़ाए, क्या अगर ऑनलाइन में भी सफलता का जो है चांसेस कितने प्रतिशत रहते हैं, इस पर आपसे बात करते हैं। आप बताइए हमारे दर्शकों को। जो परिणाम की व्यवस्था है या पूरे भारत में शिक्षा प्रणाली है जहाँ पे परिणाम आते रहें, चाहे बोर्ड के हों, चाहे एंट्रेंस के हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हों, वो आम तौर पे ऑफलाइन प्रणाली से आते हैं। गुरु के पास जाके उसके साथ डिस्कशन करके उसके भाषण सुन के, लेक्चर सुन के परिणाम आ सकते हैं। स्कूल टाइप का जो व्यवस्था है वो सफल है परिणाम देने के लिए। ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहले तो अभी ऑनलाइन सिस्टम मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर मीन्स कि ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो सिर्फ अक्षर ज्ञान उनको है, कक्षा 8 पास हैं किसी तरह से, और वो पीपीटी पढ़ सकते हैं, बस टीचर बन गए हैं। और ऐसे हज़ारों की संख्या में यूपीएससी के टीचर ऐसे हैं। हाँ, ऐसे मैं बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जो सिर्फ पीपीटी पढ़ते हैं और शीर्ष संस्थानों में नियुक्त हैं लाखों के पैकेज पे। पीपीटी के अलावा एक शब्द न वो पढ़ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो टीचर हैं। तो ऑनलाइन की तो समस्या सबसे बड़ी यही है कि ऑनलाइन में ये तो बहुत बड़े शीर्ष शिक्षक हैं जो महंगे हैं, जिनके पैकेजेस महंगे हैं तो उनकी फ़ीस भी महंगी है, और जो सस्ते दरों पे हैं वो कुछ ज़्यादा ही सस्ते हैं पढ़ने के लिए या ज्ञान लेने के लिए। उनसे अच्छा तो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा उनकी पढ़ाई से। तो समस्या ये है कि किससे पढ़े ऑनलाइन में। जी, बेसब्र हैं बहुत सारे। मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे, बहुत संस्थानों में रहा। कोई नॉर्म ही नहीं था कि टीचर किस आधार पे रखा जा रहा है। कोई भी मुंह उठा के चला है और उसको टीचर बना दिया, और व्यू के आधार पे कि इनकी इतनी व्यू आ रही है। न्यू भी नाच गा के बच्चा मुन्ना, लड्डू, रसगुल्ला कह कह के व्यू आ रहा है। तो इससे ये जो शिक्षण पापा वीडियो मम्मी वीडियो चल रहा सर आजकल।
तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, नाच गाने, पता चला कि एक मैं देख रहा था कि राजस्थान का कोई चैनल था, घूमर डांस, बाकायदा शिक्षक डांस कर रहा था और शानदार डांस कर रहा था। अच्छा, विजुलाइज करके पूरा हाँ, जो बच्चों पूरा को नहीं समझा रहा हुआ, था। घूमर का वो ड्रेस पहन के आया था जी जी जी। और नाच नाच के वो पूरा पढ़ा रहा था घूमर। तो जब इस लेवल की पढ़ाई होगी ऑनलाइन में, सर ऑनलाइन देखा जाए जितने सर लगभग जो यूपीएससी सीरीज कोचिंग है सब अपना ऑनलाइन सेटअप बना लिए हैं। बना तो लिए हम, लेकिन जी। समस्या मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए जी कि बच्चे के पास इतना ज़्यादा ऑप्शन है, किससे पढ़े किससे ना जी पढ़े, जी। ये समस्या है। और अधिकतर वो बेकार लोगों के चक्कर में फंस जाता है, उसका समय नष्ट होता है। और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत ज़्यादा सुपरस्टार हो गए हैं और आधी चीज़ें गलत बताते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी लेकिन वो सिर्फ एक कह सकते हैं एजेंडे, एक किसी एजेंडे में फंसे हुए हैं, आधी चीज़ें गलत बता रहे हैं, पर गलत परसेप्शन पूरे समाज में फैला रहे हैं। और सबसे गलत बात यह है कि वो फैक्चुअल रूप से गलत। तो ऑनलाइन में अगर ये रहे कि बच्चे को ये पता रहे कि कौन सा स्तरीय शिक्षक है, कौन सा नहीं है, तो परिणाम आ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन शिक्षण ये वह तरीका है, और ख़ासकर जो स्टडी सर्किल का तरीका है, पुराना था, जो बाजीराम ने सर, रखा थोड़ा था, माइक सर नीचे पकड़ वो परफेक्ट तरीका था परिणाम लाने के लिए। ऑनलाइन से अभी परिणाम लाना मुश्किल है थोड़ा सा। सर देखा जाए जब से सर ये घटना घटी है, करोलबाग बाकी घटना घटी, ओल्ड राजेंद्र घटना जब से घटी है, तो कई सर गार्जियन डर के मारे उन बच्चों को बुला लिए हैं, तो उनके लिए सर क्या सजेशन होना चाहिए आपको? भाई उनका डर स्वाभाविक है, लेकिन ये एक सिर्फ हादसा था, हमेशा ये नहीं होगा। बहुत दिन से 30-35 साल से तो मैं ही इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, ऐसी घटना पहली है। छोट-मोट कुछ घटनाएं हुई हैं करंट सर इससे पहले भी आगजनी हुई है, इसके पहले भी सर कई घटनाएं घटी हैं। हुई सर है, लेकिन मौतें जी सर इसी विषय में आना चाहता हूँ सर, एक अगला क्वेश्चन आपसे लेना चाहता हूँ सर। देखा जाए कोटा वर्सेस दिल्ली में, देखा जाए सर कोटा में घटनाएं बहुत कम होती, क्या कारण है सर वहाँ पे? कोटा दरअसल 2-3 बड़ी कोचिंग का एक व्यवस्थित व्यवसाय, हेलन का या इस तरह की बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने व्यवस्थित ढंग से चीज़ें बना रखी हैं, और एक व्यवस्थित शहर भी बन गया है कोटा जी। क्योंकि जहाँ की मैं हम लोग बात कर रहे हैं वो एक तरह से पुराना सेटअप है, जैसे राजू भाई ने कहा कि 100 साल पुराना सेटअप है जी। उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। कोटा एक नया नो धनाढ़ शहर है, इसमें नई बिल्डिंग्स हैं, नए अपार्टमेंट हैं, नए एक तरह से कोचिंग भी नहीं है। तो कोटा से दिल्ली की तुलना नहीं की जा सकती है। पर सर कोटा तो बनाया जा सकता है, यहाँ से उठा के जो है कहीं और ले जाया जा, जैसे राकेश सर ने बताया ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी का नाम लिया, विकास सर ने नरेला का नाम लिया था जी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रोनिका सिटी ज़्यादा बेहतर जगह है जी। नरेला मैं तो गया नहीं हूँ किस आधार पर नरेला उन्होंने नाम लिया, लेकिन ट्रोनिका सिटी में गया हूँ। वहाँ बच्चों के रहने और कोचिंग के सेटअप दोनों की व्यवस्था है। अगर मैं मुखर्जी नगर के आसपास की बात करूं तो उतने बच्चे तो वहाँ आराम से रह सकते हैं, तो ट्रोनिका सिटी बेटर है। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम राकीब अली सर से। राकीब सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि घटना सर ओल्ड राजेंद्र नगर घटी, करोल बाग में घटी, तो देखा जाए सर इसका आक्रोश मुखर्जी नगर में ज़्यादा देखने को मिला। घर घेराव यहाँ पे हो रहा है, सबका जो है यहाँ पे बच्चे सड़कों पे यहाँ उतर रहे हैं, इसका क्या कारण रहा है? सर ने काफ़ी हद तक अच्छा जवाब इसमें दिया है कि कुछ यहाँ पे दूसरे संस्थानों का भी इसमें रोल रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, पिछले कुछ समय से मैंने नोट किया है कि 1-1.5 साल से जब से परीक्षा पेपर लीक वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है, तो बच्चों के अंदर भी एक असंतोष की भावना जो है पैदा हो गई है। तो थोड़ा सा वो भी फ्रस्ट्रेशन में है, और जगह जगह उन्होंने भी जो है बहुत लंबे अरसे तक कि अब कोई भी वैकेंसी जो भी आती है उसमें ही पेपर लीक हो जाता, तो एक फ्रस्ट्रेशन उन्हें भी निकालने का मौका मिला, और वो एक ये भी पॉइंट इसमें रहा है। दूसरी कोचिंग वाले जिनके, क्योंकि बहुत सारी हज़ारों कोचिंग यहाँ खुली हुई हैं, अब सबकी कोचिंग तो अच्छी नहीं चल रही हैं, जी। तो उनको भी इस टाइम मौका मिला कि ठीक है क्यों ना एक फेस वैल्यू जो
स्थापित हैं उनको थोड़ा डिफेम किया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसकी तो मैं निंदा करता हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष को या व्यक्ति किसी संस्थान को टारगेट करके इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये थी हमारी बातचीत। हमने जाना जो है 3 दिन आज से जो है 1 हफ्ते पहले जो घटना घटी थी ओल्ड रानी नगर में 3 छात्रों की जो वहाँ दर्दनाक मौत हो गई। इस विषय पर हम क्वेश्चन सारे बच्चों को हमने अपना रखा जो हमारे साथ आज मौजूद थे, जो सुधांशु सर और राकीब अली सर जो है। तो हमने सारे बच्चों को बात की। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव ऐसे ही घटनाओं से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहे हमारे TDB 24 पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।